डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फाल्कन बैच। तो बेटा लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ईरान न्यूक्लियर डील, मतलब जहां तक मेरी कोशिश रही कि आपको समझ आ जाए, मैंने समझाने की कोशिश करी। अब ये नहीं पता कि आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, बट वो इंतहा थी, उससे ऊपर नहीं समझाया जा सकता। तो ईरान न्यूक्लियर डील हमने लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं हम कि एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं, पूरी डील मैंने आपको समझा दिया कि पूरी डील क्या थी। अब बात यह है कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पुट करे जाएंगे वो क्वेश्चन किस तरह से पुट करे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम की डिमांड देखें, क्वेश्चन की डिमांड देखें। तो आज जो हमने बेटा कवर करना है वो हमने क्या क्या कवर करना है। सबसे पहली चीज, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। JCPOA ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट आ गया इंटरनेशनल योगा डे। आज हमने इन टॉपिक्स को कवर करना है, बट उससे पहले कि हम इन टॉपिक को कवर करें, जो मैंने स्टोरी आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पूरे का पूरा हमने डिक्टेशन करा जिस स्टोरी का, उस स्टोरी को हम इन शॉर्ट फटाफट से जरा देख रहे हैं और किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, जिस हिसाब से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट होंगे उस पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मैंने आपको बताया था कि इस चीज का हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए और ये कब एस्टैब्लिश हुआ ये पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको बताए गए थे इसके एम एंड फंक्शंस। तो बात फटाफट से करें इसके हेडक्वार्टर की। मैंने आपको बताया था एक एटम बॉम्ब जैसी लेडी थी, वो एटम बॉम्ब जैसी जो लेडी थी वो थी तो 57 ईयर की, लेकिन उनको देख के लगता ही नहीं था कि वो 57 ईयर की हैं, है ना। ऐसे पढ़ा था हम लोगों ने। तो नाम था उनका वीना मतलब वियाना। तो वियाना के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। एस्टैब्लिश हुआ कब, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 1957। एम और फंक्शन की बात ऑलरेडी करी हुई थी हमने, तो इसलिए आज हमने टाइम उसके ऊपर वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अब हम देखते हैं 19 आउट ऑफ 35 IAEA बोर्ड मेंबर्स वोटेड टू सेंशर ईरान फॉर फेलिंग टू मीट न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स। तो ईरान ने जो अपनी NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर जो जो बातें बोली थी, उसको ईरान ने क्या किया है, ईरान ने उस सारी चीज को क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है उसका। द रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय फ्रांस, UK, जर्मनी एंड द US। तो कहते हैं रेजोल्यूशन मतलब ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव उठा वो किस किस ने उठाया। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव उठाना। प्रस्ताव उठाना मतलब रेजोल्यूशन उठाने का मतलब है मुद्दे को उठाना कि भाई तूने ये गलत किया है। तो वो किस किस ने उठाया, फ्रांस ने, UK, जर्मनी एंड द US। अच्छा, अब इसके बाद हम देखें, यहां पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा करा था, डिटेल इसकी पढ़ी थी। द मूव फॉलोज एन IAEA रिपोर्ट नोटिंग ईरान हैज इनफ 60% एनरिच्ड यूरेनियम टू पोटेंशियली मेक 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और मैंने आपको क्या बताया था किस तरह से करा जाता है यूरेनियम एनरिचमेंट। तो आपको सारी न्यूज एकदम से समझ आ रही होगी कि यूरेनियम एनरिचमेंट किस तरह से करा जाता है। तो 20% तक की बात करी गई थी, लेकिन जो इन्होंने प्रॉमिस करा था वो था 3.67% का। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर बेटा डेटा पढ़ा था उस डेटा को दिमाग में रखें। तो हमने बात क्या करी थी, वैसे तो इन्होंने प्रॉमिस करा कि हमारा भाई 3.67% तक हम रखेंगे, फिर भी ये बोला गया, IAEA ने बोला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्या बात करी कि कोई बात नहीं, आप 20% तक तो यूरेनियम एनरिच कर सकते हो। अब और करना कहां पे है, सेंट्रीफ्यूगेस के अंदर। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए वो जो डिवाइस हैं, वो जो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई जाएगी, वो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल डाला जाएगा, फिर न्यूक्लियर को एनरिच करा जाएगा अप टू 20%। किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट इसने कितने कर दिए, 60% तक जा चुका है। और ये बोला गया कि भाई जो IAEA की रिपोर्ट है उसके अंदर ये देखा गया है कि इसने 60% तक एनरिचमेंट कर ली है, और ये 60% तक की एनरिचमेंट अगर हुई है तो इट मींस ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए नहीं हुई है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी 20% का अगर यूरेनियम एनरिचमेंट है तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करा जा सकता है। बट अगर ये एक्सीड हो रहा है मोर देन 20%,
तो आप इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज नहीं कर सकते, फिर वो आपका बॉम्ब बनाने के काम ही आएगा। और इसने करते करते 90% तक भी ये चला गया। तो 60% तो जो नोट कर लिया गया, मतलब जो रिपोर्ट में आया है वो अप टू 60% यूरेनियम इसने एनरिच कर लिया, और अप टू 60% का यूरेनियम क्या कर सकता है, 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बना सकता है। और 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब पता क्या है आपको? न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब है बेटा, अगर उसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब को कहीं पे फेंकते हैं ना, तो उसके अंदर से अलग अलग रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी की सारी इतनी डेंजरस रेज हैं, मतलब इंसान का वजूद तक खत्म हो सकता है। सोचो एक न्यूक्लियर बॉम्ब से। और इस कमबख्त ने 9 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी को तैयार कर लिया, अप टू 60% यूरेनियम को डिराइव करके। द इशू में नाउ गो टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये कौन है यूएन सिक्योरिटी? तो कहते हैं इशू जो है वो कहां तक जा चुका है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये क्या है आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? ये होता है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? आपने सिर्फ दिमाग में वैसे जस्ट रखना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ऑर्गन ऑफ यूएनओ है, ऑर्गन ऑफ यूएनओ। जिस तरह से यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सेम उसी तरह से आपका जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सेम उसी तरह से है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनजीए हो गया या यूएनएससी हो गया। यूएनजीए मैंने क्या बताया, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो ये भी क्या है, ऑर्गन ऑफ यूएनओ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी क्या है, ऑर्गन ऑफ यूएनओ है, यूएनओ का ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Which could reimpose sanctions under the 2015 nuclear deal? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर 2015 के अंदर जो हुई थी, 2015 के अंदर जो न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। आप सब बच्चों को, मेरे को लगता है जिन जिन लोगों ने क्लास लगाई है उन लोगों को कहीं वो डील भूलने वाली नहीं है। तो ये उसी की बात हो रही है। अब आप देखो, अगर ये टॉपिक मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा देती ना बेटा, तो आपके दिमाग में ये होता कि अच्छा ये कौन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कौन है, अच्छा ऊपर बोल रहे हैं कि ईरान हैज इनफ 60% एनरिच्ड यूरेनियम टू पोटेंशियली मेक 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ये यूरेनियम एनरिच क्या होता है, इसलिए मैंने पहले टॉपिक की पूरी डिटेल आपको बताई, उसके बाद हम लोग टॉपिक के अंदर जो न्यूज में दे रखी हैं इंपॉर्टेंट बातें हमने वो उठाई हैं। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट आ गया अब हमारा ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ये देखें, ईरान इज अ सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या ये बात सच है? यस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। यस, ईरान उसके अंदर एक सिग्नेटरी कंट्री है भाई। किसके अंदर? जो एनपीटी करी गई है, एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अलग बात है, इसकी फुल फॉर्म में तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आ रहा है, बट हम इसे पढ़ते एनपीटी ही है। तो एनपीटी की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। बट इट सीज्ड कोऑपरेटिंग विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आफ्टर द 1979 रेवोल्यूशन। जब 1979 के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ही इसका नाम हुआ था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। किस रेवोल्यूशन के बाद? 1979 की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद इसका नाम पड़ा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये नाम पड़ गया। तो कहते हैं इसको सीज करा गया कि ये कॉपरेट नहीं करता है किसको, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। कब से? 1979 के रेवोल्यूशन के बाद से ये कॉपरेट नहीं कर रहा है। Allegations have existed about Iran pursuing a secret nuclear weapon program, although Iran claims its nuclear program is for peaceful purpose। अब एलिगेशन क्या लगे हैं इसके ऊपर? एलिगेशन ये लगे हैं कि भाई ईरान जो है ना, वो एक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम परस्यू कर रहा, चला रहा है। और ईरान ने क्लेम करा कि जो इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ गया कि बेटा अगर ये पीसफुल, बेटा मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मतलब जिन्होंने एलिगेशन लगाया उनके बिहाफ पे मैं ईरान को बेटा बोल रही हूँ कि तू अपने आप को बहुत तेज समझता है। तू कह रहा है कि जो मेरे पे एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, जो मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है। पागल समझ रखा है क्या?
कमबख्त कहीं का गधा। अब हम तेरे को ये बोल रहे हैं कि यहां से रिपोर्ट क्या आ रही है कि 60% यूरेनियम एनरिच तू कर चुका है, और बेटा 60% यूरेनियम एनरिच प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं होता, वो तो यूज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। तो न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरह से किसी कंट्री के लिए एक क्या हो सकता है, पीसफुल पर्पस हो सकता है? पागल समझ रखा है क्या? ये लगे एलिगेशन किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। आई थिंक सारी बात समझ आ गई है, क्योंकि वो वाली सारी स्टोरी अगर दिमाग में है फिर कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आई थिंक समझ आ चुका होगा, है ना? तो क्या पढ़ा हमने? ईरान सिग्नेटरी है किसका? एनपीटी का। यस, मैंने बताया था। किस रेवोल्यूशन के बाद ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना? आंसर 1979 की रेवोल्यूशन के बाद बना। क्या ईरान के ऊपर ये एलिगेशन है कि वो कोऑपरेट नहीं करता है किसके साथ? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ, एनर्जी एजेंसी के साथ। आंसर यस। क्या ईरान के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उस प्रपोजल में ये बोला गया है कि ये अपने जो यूरेनियम है उसको अप टू 60% एनरिच कर चुका है? यस, एलिगेशन लगा है और रिपोर्ट आई है। जबकि जो हमारे पास इंटरनल सोर्सेज से रिपोर्ट है वो तो मैंने आपको बोला था पॉलिटिकल डिक्लेरेशन नहीं मिला हुआ, लेकिन 90% तक की एनरिचमेंट की खबर है। लेकिन फिर भी जो IAEA ने नोट करी है वो अप टू 60% करी है। अब उसके ऊपर ईरान क्या बोल रहा है? ना ना ना, ये जो कहता है मैंने 60% करा है, नहीं, ये 60% यार मैंने किसी का बुरा करने के लिए नहीं करा है, ये 60% मैंने पीसफुल पर्पस के लिए करा है। आगे से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसके जो इंस्पेक्टर थे वो कहते हैं कमबख्त, ऐसी की तैसी तेरी, हाँ तू हमें बेवकूफ बना रहा है। हम कह रहे हैं 60% का अगर तूने एनरिच कर लिया हुआ तो भाई 60% के तूने क्या अंडे लेने हैं? उसकी बिजली तो बननी नहीं है, तो करेगा क्या? 60% एनरिचमेंट का करेगा क्या? न्यूक्लियर वेपन्स में आएगा वो काम, बॉम्ब बनाने के काम आएगा। और क्या बॉम्ब कभी किसी देश का भला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो तू कैसे बोल रहा है हाँ कि पागल समझ रखा है तूने? अब ये एलिगेशन लगे हैं। पिक्चर क्लियर सारी? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट अगली रिपोर्ट क्या कह रही है? अब अगली रिपोर्ट बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ, ईरान हैज एनरिच्ड यूरेनियम टू वेरिंग डिग्रीज, बहुत ज्यादा डिग्री तक इसने यूरेनियम को डिराइव करा है, इंक्लूडिंग 19.75% इन 2010। रेशो याद रखना है बेटा, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि 2010 के अंदर कितना एनरिचमेंट करा था इसने? 19.75। तो इट मींस ये तो गुड है, क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होगा, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो। 60% रिसेंटली मूविंग क्लोजर टू वेपन ग्रेड यूरेनियम, और वो भी कितना? 90%। आई बात समझ? ये आ चुकी है हमारे पास रिपोर्ट। तो क्या ईरान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन कमबख्त को ये नहीं पता है कि बेटा अब बाप है तेरे वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले। सोचो, जो तुम्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम दे रहे हैं कि तुम भाई इसके ऊपर ये करो ये करो, वो खुद बेवकूफ है, उनको क्या अक्ल नहीं है ना? आगे आओ। हाउ इज यूरेनियम एनरिच्ड? तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट इज यूजिंग गैस सेंट्रीफ्यूग्स। अब वो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो डिवाइस, जो पाइप्स, जो सिलेंडर टाइप से यूज करे जाते हैं उन्हें हम सेंट्रीफ्यूग्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। तो सबसे पहले करा जाएगा कन्वर्शन। यूरेनियम ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था, यूरेनियम हेक्सा। 6 लग गया ना बेटा? तो 6 का मतलब क्या होगा? हेक्सा। ठीक है, 6 का मतलब हेक्सा होगा। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, तो UF6 ये लिखा हुआ अ गैस एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर। तो क्या UF6 ये जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, क्या ये काइंड ऑफ गैस है? आंसर यस, गैस है। क्या इसको यूज करा जाता है जब एनरिचमेंट करी जाएगी? यस। किसमें यूज करा जाता है? जो न्यूक्लियर फ्यूल आपने सेंट्रीफ्यूग्स के अंदर डाला है उसके अंदर डाला जाता है। रीजन क्या है उसके अंदर डालने का? क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें नेचर के अंदर से यूरेनियम 238 मिलता है, यूरेनियम 235 नहीं मिलता है। यूरेनियम 238 99.03% मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। कितना? 99.03%। और ये कौन सा था? यूरेनियम 238, जो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो जो काम का है वो क्या है? यूरेनियम 235। तो कहने का मतलब 0.7% ये बच गया।
अब ये जो 0.7% है ना बेटा, इसको डिराइव करने के लिए हम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को पास करते हैं, ताकि जिस टाइम पे इनको बहुत फास्ट स्पीड पे रोटेट करा जाए उस टाइम पर दोनों के दोनों U-235 यूरेनियम 238 दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। पिक्चर क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। फिर हमने बात करी थी कि सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाएगा। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस इज फेड इनटू सेंट्रीफ्यूग्स विच स्पिन एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। अब ये जो हाई स्पीड है, अब आप ये देखो, पर मिनट के अंदर 50,000 to 70,000 रोटेशन पर मिनट के अंदर। सोचो कितनी स्पीड होती होगी, 50,000 से 70,000 रोटेशंस पर मिनट के हिसाब से। तो इट मींस अब इसको कौन किस तरह से काम करता है, ये कंप्यूटराइज्ड काम होता है ये सारे का सारा, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू इसको रोटेशन दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ गया सेपरेशन। अब देखो, जब उसको बहुत ज्यादा रोटेट करा जाएगा फास्ट 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 फास्ट, फिर क्या होगा, सेंटर में यूरेनियम 235 आ जाएगा, साइड साइड पे यूरेनियम 238 रह जाएगा। यही तो बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने यही तो बात करी थी, है ना। चलो, बिकॉज U-238 इज स्लाइटली हेवियर देन यूरेनियम 235। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन, द हेवियर uranium 238 tends to migrate towards the outer edge of the centrifuge, while the lighter uranium 235 concentrated near the center। यही तो बताया था लास्ट लेक्चर में कि सेंटर में आ जाएगा यूरेनियम 235 और साइड पे रह जाएगा यूरेनियम 238, और परसेंटेज वही बता दी थी 99.03%, और ये किसकी है, यूरेनियम 238 की, जो कि आउटर एज पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, आउटर एज पे, और जो सेंट्रल पार्ट होगा इस सेंटर में आ जाएगा 0.7%, ये आ जाएगा सेंटर में। तो हम इसको कर लेंगे डिराइव। आगे आ जाओ। वाइल, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, रिपीटेड साइकिल। अब इस साइकिल को बार 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 रिपीट करा जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन अ देखो सीधी सीधी बात है, मल्टीपल टाइम अगर कोई चीज रिपीट हो रही है सेंट्रीफ्यूग्स के अंदर, वो बार बार रोटेशन दिया जा रहा है, उसका रीजन क्या है, ताकि हम अटेन कर सकें वो एनरिचमेंट जिसकी हमें जरूरत है। समझ गए? तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि भाई इसको हमने इतनी रोटेशंस देनी है ताकि हम 20% डिराइव करें या 60% करें या 90% करें। तो इट मींस प्री डिसाइडेड होता है ना, तभी तो उसको रोटेशन दी जा रही है ना बेटा। पिक्चर क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़ो आगे। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, नो डाउट। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहे हैं, सब डांट मार रहे होंगे मेरे को कि मैम आपने तो बोला था ऐसा ऐसा। मैंने कमेंट्स भी पढ़े आप लोगों के, सब कहते बोले मैम आपने तो बोला था कि ऐसा मिलेगा, लाइव बैच मिलेगा, ये है वो है मिला रिकॉर्डेड। कोई बात नहीं, आप ये समझा ही मत करो कि रिकॉर्डेड बैच है। अगर स्टूडेंट आप अटेंटिव होकर क्लास को सुन रहे हो ना, मेरे को इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो कि हाँ ठीक है मैम बताओ अगला पॉइंट क्या है। और शायद से बेटा ये पढ़ने का सही तरीका देखो, जिसने पढ़ना है ना वो तो रिकॉर्डेड बैच में भी पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ना वो लाइव क्लास में भी बैठ के नहीं पढ़ सकता, है ना। चलो आगे आओ। यूरेनियम एनरिचमेंट इज क्रूशियल फॉर न्यूक्लियर फ्यूल एंड वेपन्स। Natural uranium contains only about 0.7% of uranium 235। क्या ये बात सही बोल रहा है? Yes, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि ये बात सही बोल रहा है ना, बताई भी थी ये बात। Which needs to be enriched for nuclear use। ठीक, नेक्स्ट, यूरेनियम कैन बी एनरिच्ड टू वेरियस लेवल फॉर रिएक्टर्स अप टू 20% और वेपन्स 90% फॉर वेपन ग्रेडेड। वेपन्स क्रिएट करने के लिए हमें वो जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो करवानी पड़ती है, और उसके अंदर जब हम 60% से ऊपर हम डिराइव करना शुरू कर देते हैं, अप टू 60% हम डिराइव कर लेते हैं, एनरिचमेंट कर लेते हैं यूरेनियम की, तो इट मीन्स ऐसे यूरेनियम को हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ही यूज करना है, होता ही वही यूज है, इसके अलावा उसका कोई पर्पस नहीं है। और ओके डन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या है जी प्राइमरी फ्यूल जो कि यूज करा जाता है पावर प्लांट्स के अंदर, कहां पे, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब एक तरफ है न्यूक्लियर फ्यूजन, कौन सा, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर मैं बात करूं सन की, तो सन के अंदर जो सन का कोर है ना बेटा, सन का सेंटर वाला पार्ट है, वहां पे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू बनता है हीलियम। क्या बनता है?
हीलियम बनता है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है? हीलियम। ये हीलियम ही है जो सन को ब्राइट 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 करता रहता है और एनर्जी देता रहता है। सन के सामने हमें ऐसा लगता है कि ओ हो मर ही जाएंगे। आजकल देखो ना कितनी गर्मी है। तो इट मीन्स वो एनर्जी सन में आती कहां से है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीलियम बनके वहां से डिराइव होता है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द प्राइमरी फ्यूल? प्राइमरी फ्यूल कौन सा है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज करा जाता है? किसके लिए? फिशन रिएक्शन के लिए। अब मैंने एक तरफ आपको बता दिया फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिशन मतलब जब जैसे हम कहीं पे बॉम्बार्डमेंट करते हैं, बॉम्बार्डमेंट करा तो हुआ क्या? आपने कहीं पे बॉम्ब फेंक दिया तो क्या हुआ? वहां पे जो एनर्जी है वो लिबरेट होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो वो हो गया फिशन का एग्जांपल। तो प्राइमरी फ्यूल जो यूज होता है पावर प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर फिशन के अंदर, वो है आपका जी यूरेनियम। तो प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन पावर प्लांट इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज यूरेनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? तो न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया। फ्यूजन का मतलब बेटा फ्यूज होना, मतलब आपस में जुड़ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, जैसे सन के कोर के अंदर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? हीलियम। और ये हीलियम गैस ही होती है जो एरोप्लेन के टायर्स के अंदर यूज करी जाती है। अब देखा जाए तो लाइटेस्ट तो हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज करा? ये भी तो दिमाग में आ सकता है आपके कि हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज करा एरोप्लेन के टायर्स के अंदर। तो बेटा हाइड्रोजन जो है वो आपका कंबस्टिबल है। ठीक है, कंबस्टिबल मतलब अगर आप उसको एयर के अंदर यूज कर रहे हैं, मतलब आप उसको ओपन में यूज कर रहे हैं, तो वो आग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो सोचो एरोप्लेन के टायर को आग लग जाएगी तो उड़ेगा कहां से वो बेचारा गरीब, है ना। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? हीलियम। और ये जो हीलियम है ये आपका कहां पे यूज होता है? जो आपके एरोप्लेन के टायर्स हैं ये वहां पे यूज होता है। पिक्चर क्लियर? चलो, इसी के साथ एक और बात याद रखनी है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर के नाम से जाना गया है। फ्यूल ऑफ फ्यूचर के नाम से जाना गया है किसको? आंसर हाइड्रोजन को। मीन्स फ्यूल ऑफ फ्यूचर इसलिए क्योंकि सन के अंदर है ना, तो सन के अंदर कौन सी एनर्जी होएगी? सोलर एनर्जी। सन जो रेडिएशन अपनी भेज रहा है वो थ्रू द सोलर एनर्जी भेज रहा है, और सोलर एनर्जी अगर काम कर रही है तो वो इसीलिए कर रही है क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। अब ये बात मत पूछना कि मैम हाइड्रोजन वहां पे कहां से आ गया, वो यूपीएससी के बैच में पढ़ाती हूं मैं कि हाइड्रोजन कहां से आ गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट आ गया हमारा, What is the Iran nuclear deal about? हम पढ़ चुके हैं भाई, हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब ये हमने पढ़ा था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो ये और ईरान न्यूक्लियर डील, ये एक अग्रीमेंट था ऑन द इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर, जो कि वियना के अंदर हुआ 2015 के अंदर। ईरान और उसके साथ कंट्रीज कौन कौन सी? चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके, यूएसए, हालांकि बाद में यूरोपियन यूनियन जो था इसने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करा। तो इनके बीच में हुई डील, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स इसके ऑलरेडी मैंने आपको जब स्टोरी सुनाई थी तब मैंने इसके ऑब्जेक्टिव भी बताए थे, बट सिंपल लैंग्वेज में बताए थे। अब न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आ गया इसका, न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन लगेगा जी। द अकॉर्ड लिमिट्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स। कितने सेंट्रीफ्यूग्स भेजे जाएंगे न्यूक्लियर उसको अपना यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए? तो कहने का मतलब जो IAEA के इंस्पेक्टर्स आए थे 2002 के अंदर, उनको शक हुआ था कि सेंट्रीफ्यूज का नंबर कम है, और ऊपर से अगर इतने नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज हमने भेजे थे तो उनके अंदर इतने % यूरेनियम एनरिचमेंट हुई होगी। तो वो जो 20% के यूरेनियम एनरिचमेंट है उसका भी नंबर कम आ रहा था, सेंट्रीफ्यूज का नंबर कम आ रहा था, तभी तो उनको लगा कि कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, अच्छा। The level of enrichment as well as the size of the stockpile of enriched uranium that Iran can hold on. Monitoring and verification ये करी जा सकती है। तो इन्होंने बोला था कि ठीक है भाई, आप हमें मॉनिटर भी कर लेना, हमारी वेरिफिकेशन भी कर लेना, इंस्पेक्शन हमारी कर लेना। पढ़ा था ना JCPO में।
तो क्या बोला जा रहा है, ईरान agreed to allow inspectors from IAEA access to its nuclear facilities and to undeclared sites। ये ईरान ने खुद ही बोला था इस डील के अंदर, तभी तो फंसा। नेक्स्ट आ जाओ, सैंक्शंस रिलीफ। आगे सैंक्शन रिलीफ, थर्ड पॉइंट ये हो गया, थर्ड ऑब्जेक्टिव। द यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स all committed to lifting their nuclear related sanctions on ईरान। तो ये मेजर प्रोविजन थे किसके, JCPOA के। 2015 के अंदर जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई JCPOA की, उसके अंदर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन मतलब JCPOA जो था वो साइन बिटवीन किन किन के बीच में, तेहरीन बताया था, ईरान की कैपिटल तेहरीन, ईरान तेहरान ऐसे याद करवाया था, ठीक है। साथ में 5 परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ जो मैंने पहले बताए आपको, ठीक है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो हमने यहाँ पे करे हैं, यहाँ करे हैं, ठीक है, ये आपके मेंबर्स हैं इसके। उसके बाद आ गया साथ में कौन, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ऑर्गन ऑफ यूएनओ है। साथ में क्या आ गया, यूरोपियन यूनियन। अब इसका एम क्या था JCPOA का एम था कि हमें रिजॉल्व करना है न्यूक्लियर क्राइसिस को और लिफ्ट करके सैंक्शंस को जो कि ईरान के ऊपर हम लगाएंगे इन एक्सचेंज फॉर ईरान लिमिटिंग इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज, ताकि ईरान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को लिमिट में रखे, जिसकी वजह से किसी और कंट्री के लिए ईरान जो है वो खतरा खड़ा ना कर दे। तो ये सैंक्शंस लगनी थी। साथ में इंक्लूड हुआ रिड्यूसिंग इट्स सेंट्रीफ्यूग्स, मतलब ईरान के जो सेंट्रीफ्यूग्स हैं उसको रिड्यूस करा जाएगा। कैपिंग यूरेनियम एनरिचमेंट टू 3.67%, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, और लिमिट करना इसके लो एनरिचमेंट यूरेनियम स्टॉकिंग पाइल को अप टू 300 kg, समझ गए, जो स्टॉक है वो इसको अप टू 300 kg तक ही मिलेगा। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी और अब आज ये सारी बातें हमने डिटेल में, देखो अगर मैं ये डायरेक्ट बेटा आपको बताती ना तो आप भी आई थिंक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये बातें मैं डायरेक्ट आपको बोल देती कि ये ऐसा तो आपको लगता कि यार क्या है, क्योंकि उसका बेस ही नहीं पता। तो अगर बेस पता है तो इट मीन्स अब इस चीज़ के ऊपर आपको कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पुट कर ले, मेरे को नहीं लगता कि आप अनेबल टू आंसर होंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ईरान कंपाइल्ड विद द डील अंटिल द यूएस विड्रू इन 2018। तो मैंने आपको बताया था कि यूएस ने विड्रू कर लिया 2018 के अंदर। उसके बाद ईरान के हौसले हो गए बुलंद। ईरान कहता अब मैं करूंगा, क्या करूंगा, अब मैं करूंगा पूरे का पूरा वायलेशन कंडीशंस का, और इसने करना शुरू करा अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड री इम्पोज्ड सैंक्शंस। इन रिस्पॉन्स ईरान एक्सेलरेटेड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने, और इसके रिस्पॉन्स में हुआ क्या, ईरान ने बहुत फास्टन अप कर दिया अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को, एनरिच करना शुरू कर दिया यूरेनियम को। कहां तक एनरिच कर चुका, 60% तक, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स वेपन ग्रेड यूरेनियम के लिए। और वेपन ग्रेड यूरेनियम अगर बनाया चाह रहा है तो इट मींस वेपन ग्रेड यूरेनियम हमेशा डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा। ईरान चाहता है कि मैं आ जाऊं डोमिनेटिंग नेचर पे और बाकी सारे आ जाएं सप्रेसिंग स्टेट बन जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए तो पता चल गया इसके कांड का। अब जरा हम मैप को देखें। अगर देखा जाए सीधा चीज, हम बात कर रहे हैं किसकी, ईरान की, ठीक है। जो प्रॉब्लम चल रही है ईरान, ये होगी इसकी बेटा कैपिटल तेहरीन। फिर मैंने आपको बताई थी इसकी QOM, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहां ना नजर आया तो इसमें थोड़ा सा जूम करके देखती हूँ इसको, हाँ ये देखो ऐसे। तो एक तरफ आ गया ईरान, तेहरीन उसकी कैपिटल, इधर आ गया कूम। यहाँ पे इनके स्पिरिचुअल मदरसे वगैरह जो भी थे, स्पिरिचुअल कैपिटल इसको माना जाता है ना गोम को, तो इसकी लोकेशन भी आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या बोला, अब देखा जाए तो प्रॉब्लम किस किस के बीच में, सोचो ये ईरान है और ये है बेचारा गरीब हमारा इजराइल, ठीक है। कम इजराइल भी नहीं है, पंगे लेने से ये भी नहीं हटता है, इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल ने 2010 के आसपास भाई, जब मतलब इनकी ये जो ईरान वो कर रहा था ना अपने ये सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहा था, तो कंप्यूटराइज सिस्टम था, उन्होंने हैक कर लिया।
मतलब सारा कंट्रोल इजराइल के हाथों में चला गया, और वो जो उसको मतलब रोटेट करने का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम था, उसको ऑपरेट करा किसने? इजराइल ने। प्रॉब्लम बड़ी हुई फिर जबरदस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 बातें अपनी याद रखनी है इस मैप के अंदर। बाकी इस मैप के अंदर मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसको सिर्फ आपने रीड करना है, जस्ट अबाउट द 2015 न्यूक्लियर डील, इसको सिर्फ आपने रीड करना है। कुछ पॉइंट्स पुराने हैं जो मैंने क्लास में पहले पढ़ाए थे, कुछ पॉइंट्स वो हैं जो हमने आज पढ़े हैं, और लास्ट की 1-2 लाइनें सिर्फ आपको गो थ्रू करना है, मतलब थॉरली स्टडी करनी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ईरान की ऑब्लिगेशन, यूरेनियम एनरिचमेंट कैप एंड अलाउ IAEA inspections under the nuclear non-proliferation treaty, sanction relief फॉर ईरान, सैंक्शन रिलीफ फॉर ईरान। अब क्या है? रिमूविंग वेपन बैन एंड, इसको ऐड करो, एंड न्यूक्लियर बैन बाय यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन एंड यूएस in response to the current tension surrounding Iran's nuclear activities, Israel has launched Operation Rising Lion। इसको याद रखना है, कौन सा? ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये मैं आपको करवाऊंगी बाद में। टारगेटिंग ईरानियन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री साइट, तो कौन सा? बाद में करवाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट मतलब जितना इंपॉर्टेंट है उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे दे रखा है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं इसमें जाना है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन था किस चीज़ के लिए? जो कि टारगेट कर रहा था ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स को। और लॉन्च किसने करा पता ही है आपको? इजराइल ने लॉन्च करा है। और किसने करा है? इजराइल को सबसे ज्यादा, इजराइल ने पहले वो करा के कांड सारा, फिर बोल दिया कि भाई जितने भी है ना मतलब अपना यूएनओ के मेंबर्स, तो तुम लोगों की ड्यूटी बनती है, बोले कि ईरान को रोको, अकेले हम पागल हैं कहते, तो तुम भी रोको कहते ईरान को, सब लोगों की ड्यूटी बनती है, नहीं तो ये चीज वर्ल्ड को खत्म कर सकती है, वर्ल्ड वॉर लगा सकती है। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन इसके लिए लॉन्च करा गया। व्हाट इज द एग्रीमेंट? अब ये एग्रीमेंट क्या था? ईरान विल फ्रीज इट्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट एट 60%। इट विल नॉट अटैक यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स इन सीरिया एंड इराक। इस एग्रीमेंट के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, और आप ये सोचो कि मैम ये एग्रीमेंट लर्न करना है। यस, बिल्कुल करना है, करना पड़ेगा। समझ गए? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको मैं भी फॉर्मूलाज के बेस के ऊपर आपको नहीं लर्न करवा सकती, और वो बातें आपको पढ़नी होंगी, और उनमें से ये एक बात है। ठीक है, तो पहले कि ईरान अपना फ्रीज कर लेगा न्यूक्लियर एनरिचमेंट, कब कहां तक? 60% तक इसको फ्रीज कर ले। मतलब फ्रीज करने का मतलब है इसको यूज ना करे भाई, समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ। इट विल नॉट अटैक यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स इन सीरिया एंड इराक, नहीं करेगा। इट विल इंप्रूव कॉपरेशन विद द IAEA इंस्पेक्टर्स के साथ ये कॉपरेट करे, क्योंकि शुरू से ईरान का यही प्रॉब्लम रहा कि ये कॉपरेट ही नहीं करता, इसकी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी कम वक्त की यही थी। नेक्स्ट आ जाओ। इट विल नॉट प्रोवाइड बैलिस्टिक मिसाइल्स टू रशिया, रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड नहीं करेगा, ये भी है। ईरान विल रिलीज द 3 यूएस सिटीजन इन इट्स कस्टडी। ये सिर्फ आपने मतलब इसको रीड करना है एक बार। और बदले में जो यूएस है वो क्या प्लेज लेता है? यूएस ये प्लेज लेता है कि भाई अवॉइड करा जाएगा न्यू हार्श सैंक्शन को, ईरान के ऊपर हम नहीं लगाएंगे, पहली बात। दूसरा, नॉट टू सीज ऑयल टैंकर्स इन गल्फ वाटर्स। तो मैंने आपको बताया था गल्फ वाटर्स के अंदर वो जो बात बताई थी आपको कि वहां पे जो जैसे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर ना जो शिप जाते थे, मतलब जिनके थ्रू वो, क्योंकि पाइपलाइन तो थी नहीं वहां पे ज्यादा, अब पाइपलाइन थी नहीं तो ये करते क्या थे? ईरान ने सोचा कि मैं अपनी जो नेवल फोर्स है उसका यूज करके मैं इन शिप्स को अपने कंट्रोल में लूंगा, और जिस कंट्री का ये शिप है उनको बोलूंगा भाई पहले हमारी ये कंडीशन है, उसके बाद देखो। समझ गए? फिर देख लो कि तुम्हें ऑयल चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारी ये डिमांड मानो या फिर शिप नहीं आएगा, ऑयल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, कर लो क्या करना है। तो अब यही बात यहाँ पे बोली हुई है, नॉट टू सीज ऑयल टैंकर्स इन गल्फ वाटर्स, गल्फ वाटर के अंदर ऑयल टैंकर्स को सीज नहीं करा जाएगा। नॉट परस्यू एंटी ईरान रेजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशन, नहीं करेंगे हम परस्यू, एंटी ईरान रेजोल्यूशन कोई भी लेकर नहीं आएंगे। आगे आ गया, द यूएस इज एक्सपेक्टेड टू डीफ्रीज ईरान बैंक अकाउंट ऑफ
अब ये देख लो कितने बिलियन की बात हो रही है, और वो भी अलग अलग बैंक के अंदर आउटसाइड द कंट्री। हम ये देखेंगे यूएस विल इमीडिएटली अलाउ द रिलीज ऑफ, जितने बिलियन का है तो वो भी साउथ कोरिया के अंदर, और ये है इराक के अंदर। अब आप बोलो कि मेरे को ये, आपको ये टर्म जो दे रखी है बीच में, टर्म का मतलब है जो रेशो दे रखा है पैसे का, क्या वो रेशो लर्न करना है? नहीं, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फर्स्ट 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इसको सिर्फ आपने एक बार मतलब ये कि गो थ्रू हो जाना है पूरे के पूरे पॉइंट के कि क्या था। बाय चांस अगर ये आ जाए तो आपको पता तो होना एटलीस्ट कि कितना बिलियन था।